नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी सीजीएल 2024 का पेपर, जो कि 9 सितंबर को सेकेंड शिफ्ट में हुआ है। उसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उन्हें एक एडवांस अप्रोच के साथ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी वीडियोज़ आपने यूट्यूब पर देखे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सबसे बेस्ट सोल्यूशन आपके लिए होने वाला है। तो जिन भी बच्चों का आगे CHSL सीजीएल मेंस लगा हुआ है उनके लिए सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले। बाकी आप अगर किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी CHSL सीजीएल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है, जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी CHSL सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पर हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि एसएससी CHSL सीजीएल एग्ज़ाम में आए हुए। आप टाइपिंग कहीं से भी सीखो। जिस तरीके से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे टाइपिंग के लिए प्रीवियस पैसेज इंपॉर्टेंट है। तो इन पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि नीचे दिया गया पाई चार्ट आदित्य द्वारा किए जाने वाले खर्च को दर्शाता है। आदित्य की जो मासिक आय है वो कितनी है? आपकी 54,000 है। तो यहाँ पे जो 100% की वैल्यू है वो कितनी है? आपकी 54,000 है। तो यहाँ पे 1% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 540। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भोजन पर कितना वह खर्च करता है। तो भोजन पे कितना खर्च करता है? 23%। तो 1% की वैल्यू अगर 540 है तो 23% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 540 × 23। तो गुणा कर लो 0, 23 चक्कू 92, हासिल लगा 9, 23 पंचे 115 और 9 कितना हुआ? 124, यानी कि 12,420 आएगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो सिंपल है क्वेश्चन, आप समझ पाओगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत जो तापमान है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, और उसी महीने के अंतिम 16 दिनों का औसत जो तापमान है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। यदि पूरे महीने का औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहा तो 16वें दिन का तापमान क्या होगा? देखो, अगर जैसे मान लेते हैं हम आपसे कहें कि 5 संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5, हम कहें कि पहली 3 का योग इतना है और अंतिम जो 3 है उनका योगफल इतना है। तो यहाँ पे क्या है कि जो बीच वाली संख्या यानी जो 3 है वो क्या है? 2 बार रिपीट हो रही है। 2 बार रिपीट हो रही है। तो वही सेम यहाँ पे कहानी है कि पहले 16 दिन है फिर अंतिम 16 दिन, तो टोटली 16 16 32 हुए। तो इसमें जो 16वां दिन है वो क्या है? 2 बार कैलकुलेट हो गया। तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ओवरऑल 31 दिन बनेंगे। तो ये 31 दिन हो गए ओवरऑल। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से समझो 16 16 और उसमें से ये 16वां दिन जो 2 बार काउंट कर लिया उसको माइनस कर दिया, तो ये ओवरऑल कितने दिन हुए? 31। तो 16 दिन का जो औसत है वो कितना है? 22 है। तो सम कितना होगा? 16 × 22 प्लस अगले जो 16 दिन है उनका जो औसत है वो कितना है? 26 है। तो इसका जो सम होगा वो कितना होगा? 16 × 26 - x। तो टोटल जो ओवरऑल 31 दिन है उनका जो सम एवरेज है वो कितना है? 24 है। तो सम कितना होगा? 31 × 24। बस सॉल्व कर लो इसको। इससे यहाँ पे इसको इधर ले जाएंगे तो इधर इसे ले आना पड़ेगा। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी? यहाँ पे 16 दूनी 32 और हासिल लगा 3, 16 दूनी 32 और 3 कितना हुआ? आपका 35। ऐसे ही 16 छक्का 96, हासिल लगा 9, 16 दूनी 32 और 9 कितना हुआ? 41। और इसमें से घटाना पड़ेगा ये 24 एकन 24 का 4 हासिल लगा 2, 24 3 72 और 2 कितना हुआ? 74, यानी कि 744 घटाना पड़ेगा। तो 6 2 कितना हुआ? 8, 5 और 1 6 और 4 3 7। तो 768 में से 744 गया तो कितना बचेगा? 24, यानी कि जो 16वें दिन का जो टेम्परेचर था वो कितना था? 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वेश्चन जो है वो आप इजीली समझ पाओगे। जो कॉन्सेप्ट ऐसे क्वेश्चन में वर्क करता है वो भी आप समझ पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछ रहा है कि त्रिभुज के कोण इस प्रकार हैं कि एक कोण अन्य दो कोणों का औसत है। तो कोण निम्नलिखित में से कौन से होंगे? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बोला जाए कि एक कोण अन्य दो कोणों का औसत के बराबर है तो समझ जाओ कि जो एंगल होंगे वो 60 90 और 30 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। बस ये देखो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका अगर आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज क्या होता है? योग बटे संख्या। तो 90 30 कितना हुआ? 120, 120 का आधा करोगे कितना होगा? 60, यानी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब 60 को हम लोग क्या लिखते हैं? 60 जो होता है वो क्या आता है आपका? 60 जो होता है वो π/3 होता है। 90 क्या होता है आपका? π/2 होता है। और ये आपका क्या होता है? π/6 होता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? π/3
यहाँ पे पहला वाला पाई बाई नहीं 60 जो होता है वो पाई बाई 6 होता है। 60 जो होगा तो कोण निम्नलिखित में से कौन से होंगे? आप ये देख लो, ये तीन मतलब कोण जो होंगे वो इस सीक्वेंस में होंगे, ठीक है। पाई बाई 3, ठीक है, पाई बाई 2 और पाई बाई 6, ये तीनों कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? ये सिर्फ इसी ऑप्शन में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी क्रम इनका सही से नहीं लगा हुआ है, ठीक है, क्रम सही से नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे यही एंगल होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर सही सीक्वेंस अगर इनका देखा जाए तो सही सीक्वेंस आपका यही होगा, पाई बाई 6 और ये यहाँ पे 60 जो होगा वो कितना होगा? पाई बाई 3 होगा, पाई बाई 3, पाई बाई 2, पाई बाई 6। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछ रहा है कि यदि tan t की जो वैल्यू है वो 1/3 है तो sec t की वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता होगा कि sec स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे थीटा की जगह पे t है, तो यहाँ पे 1 + tan t की वैल्यू कितनी? 1/3, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/9 हो जाएगा, यानी कि 10/9 आएगा। तो sec t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √10/9, यानी कि इससे हम कह सकते हैं √10/3। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये जो संख्या है वो 9 से विभाजित की जाती है तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? संख्या के अंकों का योगफल 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो संख्या 9 से कटती है। तो बस देखो यहाँ पे आप ये देखो 7 2 9 हो गया, यानी कि ये एलिमिनेट हो गया। ऐसे ये 9 है, ये भी एलिमिनेट हो गया। ऐसे ही 5 4 9, ये भी एलिमिनेट हो गया। बचा क्या आपका? 8 3 11, 11 2 कितना हुआ? 13। 13 को 9 से काटोगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, यानी कि यही रिमाइंडर आएगा आपका। तो समझ पाए होंगे, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछ रहा है कि नवंबर में सुनील का वेतन राहुल के वेतन का कितने प्रतिशत है? तो राहुल के वेतन का, तो राहुल से कंपेयर करना है। तो राहुल का वेतन जो है वो नवंबर में कितना है? 11,500, ठीक है। और सुनील का वेतन जो है वो नवंबर में कितना है भाई? 10,500 × 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 1 5, और यहाँ पे 5 दूना 10, 5 3 15। तो ये कितने बार जाएगा आपका? 23 नमा जाएगा। 23 नमा कितना होता है? 9 3 27 और 9 दूनी 18, 2 कितना होगा? 20, 207। तो कितना बचा? 3 0 उतारा, 23 1 23, यानी कि 91 पॉइंट समथिंग आएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही आपका ऑप्शन जो है वो 91 दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि मान लीजिए C एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और P C का एक बाह्य बिंदु है। मान लीजिए PA और PB C की 2 स्पर्श रेखाएं तथा A और B क्रमशः स्पर्शता बिंदु हैं। यदि PA और PB एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर आनत हैं तो कोण POA की वैल्यू क्या होगी? देखो फिगर जब बनाएंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इस तरीके से ये C वृत्त है, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो P है इसके बाहर, इससे इस तरीके से स्पर्श रेखाएं हैं 2, एक है PA और एक है PB, ये इसका केंद्र है O, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो कोण P क्या कह रहा है? कौन सा एंगल जो है दिया हुआ है आपको? A और B क्रमशः स्पर्श बिंदु। यदि PA और PB एक दूसरे से, PA और PB एक दूसरे से कितना एंगल बनाते हैं? 60 डिग्री। ये अगर 60 है, इन दोनों ये जो होते हैं वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 120 होगा। अब कह रहा है कि कोण POA इस तरीके से अगर एक लाइन ड्रा की जाएगी तो ये इस वाले एंगल को आधा डिवाइड करेगी। जैसे अगर ये वाला जो एंगल है वो 180 - थीटा है, तो इस तरीके से लाइन ड्रा करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 90 - θ/2 होगा। अब यहाँ पे 120 है तो जाहिर सी बात है ये 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो कोण POA की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 60 डिग्री होगी, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बाकी हो सकता है ढेर सारे एस्पिरेंट का ये क्वेश्चन गलत भी हुआ हो, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। पाइप M, N और S एक टैंक को क्रमशः 25, 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। प्रारंभ में पाइप N और S को 10 मिनट के लिए खोला गया और फिर पाइप N को बंद कर दिया गया, जबकि पाइप M को खोल दिया जाता है। टैंक में अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले पाइप S को बंद कर दिया जाता है। पाइप S को बंद कर दिया जाता है। यदि तीनों पाइप इस पैटर्न में कार्य करें तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? देखो समझो, यहाँ पे
3 पाइप है, M है, N है और S है, ठीक है। ये बढ़ता है 25 मिनट में, ये बढ़ता है 50 मिनट में, ये बढ़ता है 100 मिनट में। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 100, यानी कि 1 मिनट में 4 लड्डू बनाता है, ये 2 लड्डू बनाता है और ये 1 लड्डू बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहले पाइप N और S 10 मिनट के लिए खुलते हैं। N और S, N जो है वो 2 लड्डू बनाता है और ये 1 लड्डू बनाता है, तो टोटल 3 लड्डू बनेंगे। तो 10 मिनट में कितने लड्डू बने 30 लड्डू। तो बचे कितने लड्डू बनाने के लिए 70 लड्डू बनाने के लिए बचे, ठीक है। अब क्या है कि N को बंद कर दिया जाता है जबकि पाइप M को खोल दिया जाता है। N को बंद कर दिया गया और पाइप M को खोल दिया जाता है। अब M और S चलते हैं, लेकिन क्या कह रहा है कि टैंक में अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले पाइप S को बंद कर दिया जाता है। मतलब 15 मिनट पहले S को बंद कर दिया जाता है। यदि तीनों पाइप इस पैटर्न में कार्य करें तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखो मान लेते हैं, देखो यहाँ पे 15 मिनट पहले किसको बंद कर दिया जाता है, 15 मिनट पहले S को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब है मान लेते हैं कि अगर ये X मिनट में ये पूरा 70 लड्डू बना देते हैं तो M यहाँ पे S जो है, अगर M जो है वो X दिन काम करेगा तो S 15 मिनट पहले बंद हो जाता है, यानी कि X केवल X माइनस 15 दिन काम करेगा। तो M जो है वो लड्डू कितने बनाता है 4, तो X मिनट में कितने लड्डू बनाएगा 4x, और ये 1 मिनट में 1 लड्डू बनाता है तो इतने मिनट में कितने लड्डू बनाएगा, इतने ही बनाएगा। और टोटल लड्डू कितने बनते हैं 70। तो यहाँ पे कितना हो गया 4x प्लस x माइनस 15 बराबर कितना हुआ 70। तो 5x बराबर 85। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी 17। तो यहाँ पे देखो m जो है वो पूरे टाइम तक, लास्ट में m ने पूरे 17 मिनट तक काम किया, तो 17 मिनट ये और शुरुआत में 10 मिनट काम हुआ था, तो टोटल टैंक भरने में कितना समय लगा 10 और 17 27। बस यही समझने वाली बात है। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। फिर से मैं समझा देता हूं। यहाँ पे ये बोला गया है कि जब जैसे पहले क्या है, पहले N और S जो है वो 10 मिनट तक चलते हैं, यानी कि पहले 10 मिनट लगा, ठीक है। बाद में क्या किया गया कि N को बंद कर दिया गया और M और S का पेयर बनाया गया। फिर क्या किया गया कि टैंक को भरने से 10-15 मिनट पहले S को बंद कर दिया गया, S को बंद कर दिया गया। इसका मतलब है कि अगर मान लेते हैं टोटल X मिनट में टैंक भरता है तो M पूरे X मिनट चलता है, लेकिन S 15 मिनट कम चलता है, यानी कि X माइनस 15 मिनट चलता है। तो ये दोनों मिलकर जो है वो 70 लड्डू बनाते हैं। तो लास्ट में पूरे टाइम काम किसने किया, M ने किया, यानी कि वो कितने दिन काम कर रहा है, मतलब कितने मिनट काम कर रहा है 17 मिनट, और शुरुआत में कितने मिनट काम हुआ था 10 मिनट। तो टोटल टैंक भरने में कितना समय लगा 10 और 17 27 मिनट। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछ रहा है कि एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपए कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष राशि की बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो यहाँ पे परसेंट में आपको निकालना है, तो परसेंट इज द पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। तो 16,000 जो है आपको दिया हुआ है वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो आय पहले मान लेते हैं 100 रुपए थी, ठीक है। तो 80 रुपए खर्च करता था, बचाता कितना था 20 रुपए, ठीक है। अब कह रहा है कि आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो आय 100 से कितनी हो गई 120। कह रहा है कि खर्च में 10% की वृद्धि हो गई, तो खर्चा 80 में 10% की वृद्धि करोगे, यानी कि अब खर्चा 88 रुपए होने लगा। तो 120 कमाया, 88 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना 32 रुपए। तो ये कह रहा है कि बचत में कितनी वृद्धि, बचत 20 से 32 हो गई, यानी कितने की वृद्धि 12 20 का कितना परसेंट है ये आपको निकालना है। तो 4 तियां 12, 4 पंचे 20, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार जाएगा, यानी कितना आएगा आपका 60%। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि वर्तमान में A की आयु B की आयु की 3 गुनी है, यानी कि A और B की जो एज है उसका अनुपात कितना है, A की आयु B की आयु की 3 गुनी, यानी कि इसका जो रेशियो है A और B की एज का वो कितना है 3 और 1 है। अब कह रहा है कि C जो है वो B से 5 वर्ष बड़ा है, जो C है वो B से 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि C इज इक्वल टू B प्लस 5। A B C की आयु का योग 75 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले B की आयु अब से 3 वर्ष बाद A की आयु से अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम ये x मान लें, इसको अगर हम मान लें ये 3x है, ये x है, तो C की जो एज होगी वो क्या होगी, B की एज x है, यानी कि C की जो एज होगी वो x प्लस 5 होगी। अब देखो x के टर्म में सब हमें पता चल गया। अब A प्लस B प्लस C की जो वैल्यू है वो कितनी है 75। तो इन सबको जब जोड़ोगे तो 3x प्लस x 4x प्लस 5x प्लस 5 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 75। तो 5x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 70, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 14। तो यहाँ पे
ए की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 14×3 42, बी की वैल्यू कितनी हो गई 14 और यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी हो गई 19। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है 5 वर्ष पहले बी की आयु, 5 वर्ष पहले बी की आयु कितनी होगी 11, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु से अनुपात क्या होगा, अब से 3 वर्ष बाद यानी कि 42×3 कितना होगा, ये आपका 45 होगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कह रहा है कि 5 वर्ष पहले बी की आयु, तो 5 वर्ष पहले 14 में से 5 कम करोगे तो कितना आएगा आपका 9 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। और ये कितना होगा 45, तो 9×5 45, यानी कि इसका जो अनुपात होगा वो कितना होगा 1 और 5 होगा, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है माधव ने 42,000 रुपए में एक वस्तु खरीदी और उसे 20% की हानि पर बेच दिया, उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेच दिया, कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो 42,000 रुपए की कोई चीज़ थी, पहले इसे 20% की हानि पर बेचा यानी कि 80/100 में बेचा, फिर क्या किया, ये जो प्राइस है इस पे फिर 30% पैसा कमाया यानी कि कितना हो गया 130/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब इसे गुणा कर लो, कितना आएगा 0, 8 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16, 8 चक्को 32 और एक कितना हुआ 33, फिर 13 से गुणा करो 0, 3 छाक 78 का 8 हासिल लगा 7, 13 तिया 39 और 7 कितना हुआ 46 हासिल लगा 4, 13 तिया 39 और 4 कितना हुआ 43, यानी कि टोटल जो प्राइस आया वो कितना आया, फाइनल जो प्राइस है वो 43,680 है और शुरुआत में जो प्राइस था वो कितना था आपका 42,000 था, तो इसका डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा 1680, यानी कि इसको ओवरऑल कितने का फायदा हुआ 1680 रुपए का फायदा हुआ। सिंपल था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि वरुण और संदीप ने एक कार रेस के लिए एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय पर 1635 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 90 किलोमीटर/आवर और 108 किलोमीटर/आवर की चाल से शुरुआत की, कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे। देखो मिलन कब होगा, रिलेटिव स्पीड से इस दूरी को कवर करने में जितना टाइम लगेगा उतनी देर के बाद मिलन होगा। तो यहाँ पे एक ही दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, घटा के, तो इसका डिफरेंस कितना आया आपका 18 किलोमीटर/आवर आएगा। मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, यानी कि जो मीटर पर सेकंड में चाल आई वो 5 चाल का जो डिफरेंस आएगा, यानी कि रिलेटिव जो स्पीड आएगी वो 5 मीटर पर सेकंड आएगी। तो इस चाल से कितनी दूरी 1635 की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, फिर 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, यानी कि 327 मिनट लगेंगे, 327 सेकेंड लगेंगे। तो 327 सेकेंड के बाद दोबारा ये फिर से इनका मिलन होगा। तो क्वेश्चन जो है वो सिंपल है, पहली शिफ्ट में भी इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन था। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में डिजिट चेंज होता है, बाकी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है, यदि 32% की छूट दी जाती तो हानि प्रतिशत क्या होगा। हमने मान लिया कि जो सीपी है वो कितना है 100 रुपये, ठीक है। एमआरपी इससे 26% ज़्यादा यानी कितना है 126 रुपये। अब क्या किया गया कि इस पर 32% का डिस्काउंट दे दिया गया, तो 126 पे 32% का डिस्काउंट दोगे यानी कि 68% में आपने इसे बेच दिया। तो कितना प्राइस आएगा इसका, 4 से काटेंगे 4 1 4, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 5 20, 17 छक्का 102 हासिल लगा 10, 17 दूनी 34, 10 44 हासिल लगा 4, 17 1 17, 4 कितना हुआ 21, 25 से काटेंगे तो यहाँ पे कितने बार जाएगा 25 8 200, फिर 14 2 उतारा, फिर 25 5 125, 25 5 125, 85 आएगा, 25 5 125 हो गया तो यहाँ पे कितना बचा 17, 0 उतारा। अब 25 छक्का कितना आएगा 150, तो 85.6 है, 100 की चीज़ जगह 85.6 की आप बेच रहे हो तो लगभग 14.4 का आपको क्या हुआ लॉस हुआ। तो वही अप्रॉक्सीमेट निकाला है, तो 14.32 आएगा अगर ओवरऑल इसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि 2019 2020 2022 में संस्थान बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या और 2018 2020 2021 में संस्थान ए में नामांकित छात्रों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। देखो ए जो है वो ब्लू से रिप्रेजेंट किया जाता है और ऑरेंज से जो है वो बी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बी की वैल्यू निकालनी 2019 में, 2019 में बी की वैल्यू कितनी है 350, फिर 2020 में बी की वैल्यू कितनी है 350 2019 में और 2020 में 375 है और फिर 2022 में कितनी है आपकी 200 है।
तो टोटल ये कितना हो गया 5 7 5 12 का 2 हासिल लगाए 3 3 6 2 8 और 9 यानी कि 925 ये आ गया। ठीक है, अब ए की वैल्यू निकालनी 2018 में। 2018 में कितनी है ए की वैल्यू 150, फिर 2020 में ए की वैल्यू कितनी है 300 और 2021 में कितनी है वैल्यू आपकी 250। तो ये 250 और 150 कितना हुआ 403 700। तो इसे हम काट सकते हैं 5 से काटो, 25 से डायरेक्ट काट लो। तो 25 से काटेंगे तो 25 3 75 और 25 3 75 हुआ, कितना बचा आपका 25 3 75 7 कितना हुआ 82 17 हुआ। अब 25 7 175 होता है। ठीक है, और 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50 और 25 8 200 यानी कि 37:28 आएगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सिर्फ फार्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ऊपर, ये ऊपर लिखा हुआ है a³ + b³ + c³ - 3abc। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है a² + b² + c² - ab - bc - ca। तो इसका फार्मूला होता है a + b + c और ब्रैकेट में a² + b² + c² - ab - bc - ca। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ a + b + c, यानी कि इनको जोड़ दो। तो 3 2 5 और 1 कितना हुआ 6 और 8 9 8 17 6 कितना हुआ 23 यानी कि 23.6 आ जाएगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि x y के व्युत्क्रमानुपाती है और y जो है वो 6 होने पर x की वैल्यू 2 है, तो x 3 होने पर y की वैल्यू क्या होगी। x जो है वो y के व्युत्क्रमानुपाती है, x जो है वो y के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज कर देंगे यानी कि k/x, यदि x जो है वो y के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अब यहाँ पे y बराबर 6 होने पर x की वैल्यू 2 है, तो y बराबर 6 होने पर x की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12। अब पूछ रहा है कि x अगर 3 है तो y की वैल्यू क्या होगी। तो x अगर 3 है तो k की वैल्यू 12, x की वैल्यू कितनी 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इसे सिंपली सॉल्व करना है। देखो 7 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 21 और यहाँ पे 0.7 आएगा, प्लस 39 को 3.9 को 4 से 0.4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 नाम 36 हासिल लगा 3 4 3 12 3 कितना हुआ 15, 0.2 अंक के बाद लग जाएगा यानी कि 1.56 प्लस 0.9 ये है। ठीक है आपका, तो यहाँ से अगर इसे इससे घटाएं तो 0.2 बचेगा आपका, इसमें जोड़ लो तो ये कितना आएगा 22.56 और इसमें 0.20 और जोड़ दो 6 5 2 7 और यहाँ पे 2 2 यानी कि 22.76 हो जाएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है, इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी। देखो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज किस तरीके से बनता है, समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं बराबर, तो ये अगर a है तो ये भी a होगी। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी a√2 होगी। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि कर्ण का वर्ग जो इन दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होगा, तो उस तरीके से निकालोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो a√2 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि बेस इंटू हाइट, तो a 1/2 a इंटू a होगा और एरिया कितना दिया है 50, तो a² की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 100, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो पूछ रहा है कि कर्ण की लंबाई क्या होगी, तो जो कर्ण की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 10√2, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि बिंदु P और S रेखाखंड QR के एक ही और इस प्रकार है कि कोण PQR 90 डिग्री है, कोण SRQ ये भी 90 डिग्री है, PQ और SR बराबर है। सही कथन का आपको चयन करना है। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो PQR और SRQ दो त्रिभुज बनेंगे वो सर्वांगसम किस उससे होंगे, मतलब किस थ्योरम से जो है सर्वांगसम होंगे। मतलब सर्वांगसम की 3 कंडीशंस होती हैं, तो उनमें से किस कंडीशंस के थ्रू ये सर्वांगसम आपके होंगे त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है PS रेखाखंड QR के एक ही ओर है, तो QR इस तरीके से है। ठीक है, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है आपका S, इसको इससे मिला दिया है, इसको इससे मिला दिया, ये दो आपके बराबर दिए हैं। ठीक है,
इसको इससे मिला दिया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोण PQR ये वाला जो है ये भी 90 डिग्री है और SRQ ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज इसमें रिलेशन निकालना है। तो ये भुजा बराबर, ये एंगल बराबर और ये भुजा कॉमन। तो यहाँ पे SAS कंडीशन से ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो किस कंडीशन से सर्वांगसम होंगे, SAS से, ठीक है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, यदि 5,000 रुपये की राशि 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ली जाती है, 8,000 रुपये की अन्य राशि 4 वर्षों के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर ली जाती है, तो भुगतान किए गए ब्याज का धनात्मक अंतर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, जितना पहले साल मिलेगा उतना हर साल मिलेगा, ठीक है। तो 15% की रेट से 3 साल का ब्याज कितना हुआ, 15 45%। तो इसका डायरेक्ट 45% निकाल दो। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू 50, अगर 5,000 है तो 1% की वैल्यू कितनी हुई, 50। तो 45% की वैल्यू कितनी होगी, 45 × 50। तो कितना आ गया, 45 पंचे कितना होता है, 225। तो कितना जाएगा, 2250, ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी हुई, 80। तो 12% की रेट से 4 साल का ब्याज कितना होगा, 5 चौक 48। तो 48 × 80 ये कितना जाएगा, 0। 8 × 64 हासिल लगा 6, 8 चौक 32 और 6 कितना हुआ, 38। तो डिफरेंस निकाल लो इसका, 3840 2250, 0 14 में से 5 गया तो 9, 7 से 2 गया 5 और यहाँ पे 1 यानी कि 1590। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, यदि वर्ष 2021 में कुल उत्पादन जो है वो इतना था, तो 2021 में डी किस्म की कारों के उत्पादन का निरूपित करने वाला क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या होगा। देखो यहाँ पे जो वैल्यू दी है इससे कोई मतलब नहीं है। आपको पता है कि पूरा अगर हम सर्किल घूम जाते हैं तो एंगल कितना बनता है आपका, 360 डिग्री। और यहाँ पे टोटल परसेंट में वैल्यू कितनी है, 100%, यानी कि 100% की जो वैल्यू है वो 360 के बराबर है। तो 1% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3.6 डिग्री के बराबर होगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, डी किस्म की कारों के उत्पादन का कोण क्या होगा। तो डी किस्म की कार जो है वो किससे रिप्रेजेंट होती है आपकी, इस कलर से। तो इसकी जो परसेंट वैल्यू है वो कितनी है, 20%। तो 1% की वैल्यू अगर 3.6 डिग्री के बराबर है तो 20% की वैल्यू कितनी होगी, 20 × 3.6। पॉइंट हटाएंगे, 0 हटाएंगे तो पॉइंट हट जाएगा। तो 36 दूनी कितना हुआ, 72, यानी कि एंगल जो होगा वो कितना होगा, 72 डिग्री होगा। यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या दिया हुआ है कि 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। अब से 4 वर्ष बाद प्राची अपनी पुत्री की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। तो 7 साल पहले क्या सिनेरियो था, प्राची यानी कि मदर और उसकी डॉटर का एज का जो रेशियो है वो कितना है, अपनी पुत्री की 4 गुनी थी, यानी कि इनकी जो एज का रेशियो है वो कितना है, 4:1 है। अब कह रहा है अब से 4 वर्ष बाद, वर्तमान से 4 वर्ष बाद का मतलब देखो 7 साल पहले से वर्तमान में आओगे तो 7 जोड़ना पड़ेगा, फिर 4 साल और, यानी कि टोटल 11 साल का मामला है। तो 11 साल के बाद क्या है, कह रहा है कि प्राची जो है वो अपनी पुत्री की 2.5 गुनी हो जाती है। 2.5 गुनी का मतलब इनकी एज का जो रेशियो है वो कितना हो जाता है, 5:2। अब इसे जब काटोगे तो ये 2.5 गुना ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना वृद्धि होती है, 1 की। यहाँ पे कितने की वृद्धि होती है, 1 की। तो 1 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर, 11 के बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम ये निकालें कि प्राची की 7 साल पहले एज क्या थी, 11 चौक 44, और इसकी जो पुत्री थी इसकी एज क्या थी, 11। तो वर्तमान एज का योग बताना है आपको, ठीक है। तो वर्तमान के लिए यहाँ पे 7 जोड़ना पड़ेगा, वर्तमान के लिए 7 जोड़ना पड़ेगा। तो वर्तमान इसकी एज कितनी जाएगी, 51, और इसकी एज कितनी जाएगी आपकी 18। तो इनको जोड़ दो, 51 और 18 कितना जाएगा आपका, 69। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग देख पा रहे होंगे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, AQ - BQ। तो AQ - BQ का फार्मूला क्या होता है, A - B और A² + AB + B² होता है, और नीचे ये A - B दिया हुआ है। बचेगा क्या, केवल A² + AB + B²। अब वैल्यू पुट कर दो, A² का मतलब sin² A प्लस cos² A प्लस sin A × cos A। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, यानी कि 1 + sin A × cos A आ जाएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका, मतलब चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग देख पा रहे होंगे क्या दिया हुआ है कि 15.75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से 11 सेंटीमीटर
कि चाप लंबाई वाला त्रिज्यखंड काटा जाता है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्यखंड इस तरीके से आपका बनता है, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है वो 11 है, तो इसका एरिया हमसे पूछ रहा है। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आप समझो, जैसे कि पूरा जो सर्किल है वो कुछ इस तरीके से होता है। जो पूरे सर्किल की परिधि होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर परिधि पे जो एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 1 यूनिट परिधि पे जो एरिया होगा वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, यानी कि 1 यूनिट पे जो एरिया होगा वो r/2 होगा। तो 11 यूनिट, चूँकि 11 इसकी लंबाई है, तो 11 यूनिट पे एरिया कितना होगा, 11 × r/2 होगा। तो 11, r की वैल्यू कितनी है, 15.75/2। तो 2 से काट लो, 2 7 14, फिर आपका 2 8 16, फिर आपका कितना हुआ, 1 बचा 2 7 14। अब गुणा करो तो 11 7 77 हासिल लगा 7, 11 8 88, 11 8 88, 11 7 77 हासिल लगा 7, 11 8 88, 11 8 88 और 7 कितना हुआ, 8 7 15 95 हुआ, हासिल लगा 9, 11 और यहाँ पे 11 7 77 और 9 कितना हुआ आपका, 9 7 16 86। अब यहाँ पे 7 है तो 6 लिख सकते हैं, यानी कि 86.6 के आसपास वाला जो 86.6 समथिंग वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे।